गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। ये चैप्टर ना कि 11th क्लास से मायने रखता है, ये चैप्टर 12th क्लास में भी है। और कोई भी कम्पिटिटिव लेवल का अगर यदि आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो उस एग्ज़ाम में इस चैप्टर से अधिक मार्क्स पूछे जाते हैं। तो अगर यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल बीएससी एकेडमी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो देखिए कह रहा है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। ये जैव विविधता जो होती है, बायोडाइवर्सिटी, ये होती क्या है तो इसको सबसे पहले समझिए। तो देखिए जितने भी इस पृथ्वी पर सजीव है उस सजीवों में क्या होती है तो कुछ ना कुछ का विविधता होती है, कुछ ना कुछ भिन्नता पाई जाती है। तो हम लिखे हैं किसी इकोसिस्टम में सजीव प्राणियों की विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। तो किसी इकोसिस्टम में सजीव प्राणी का जो विविधता होता है यानी सजीव में जो कुछ कुछ भिन्नता होती है उसी विभिन्नता का नाम जैव विविधता है। कहने का मतलब ये हुआ अगर यदि आप यहाँ हैं या आपका ही कोई बेटा स्विट्जरलैंड में है या अमेरिका में है तो वहाँ पे उसमें और आप में कुछ ना कुछ का विविधता हो जाएगा। इसे ही हम लोग कहते हैं जैव विविधता। यानी चाहे रंग से हो चाहे उसका स्वभाव से हो, कुछ ना कुछ विविधता होगी, उसे अपना लोग कहेंगे जैव विविधता। तो जैव विविधता के लिए शर्त क्या होना चाहिए तो देखिए जैव विविधता के लिए मुख्य रूप से दो शर्त है। ये दो शर्त कौन कौन है जैव विविधता के लिए तो कह रहा अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान। जहाँ पे अत्यधिक वर्षा होगी और उच्च तापमान होगी वहाँ पर जैव विविधता हमें अधिक देखने को मिलेंगे। तो अब देखते हैं पृथ्वी पर कहाँ पर अत्यधिक तापमान होगी और कहाँ पर अत्यधिक वर्षा होगी। तो चलिए देखते हैं। ये एक पृथ्वी की संरचना है। आप लोग जानते हैं ये जो है ये है आपको विषुवत रेखा। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने का काम करता है विषुवत रेखा। तो ये जो विषुवत रेखा है ये विषुवत रेखा वाले क्षेत्र में, विषुवत रेखा वाले क्षेत्र में ऊपर होती है इसका कर्क रेखा। ऊपर क्या होती है कर्क रेखा और नीचे होती है मकर रेखा। ऊपर कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा। तो ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों को अलग करती है विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा वाले क्षेत्र में सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलते हैं। कहाँ पर तो पृथ्वी पर। पृथ्वी के किस भाग में सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलते हैं अगर यदि आपको ये क्वेश्चन दे देगा तो याद रखिएगा विषुवत रेखा वाले क्षेत्र में। लेकिन एक बात और जानिए, ये विषुवत रेखा से जैसे ऊपर जाएंगे, ऊपर मतलब ध्रुव की ओर जाएंगे, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया ध्रुव। तो जैसे ऊपर ध्रुव की ओर जाएंगे तो जैव विविधता घट जाएगी। क्या होगी जैव विविधता घट जाएगी। और यहाँ से ये ध्रुव से जैसे ये विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो जैव विविधता क्या होगी घटेगी, बढ़ेगी। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि पृथ्वी के विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, परिवर्तित होती है, अपरिवर्तित होती है, अधिक होती है, कम होती है। तो याद रखिएगा जब ये विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो घटेगी। तो अब चलिए देखते हैं ये जैव विविधता का क्षेत्र क्या होता है। तो देखते हैं जैव विविधता का क्षेत्र कहाँ। जैव विविधता के कुछ विशेष क्षेत्र होते हैं, उस विशेष क्षेत्र को हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है। यानी जैव विविधता के विशेष क्षेत्र को या जैव विविधता के हम कह सकते हैं विशेष केंद्र को हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग कहते हैं उष्ण स्थल, हिंदी में कहते हैं इसको उष्ण स्थल। हॉट स्पॉट है तो ये हॉट स्पॉट क्या है तो जैव विविधता का क्षेत्र है। तो चलिए देखते हैं अब ये जैव विविधता का विशेष केंद्र को हॉट स्पॉट कहा जाता है। तो कहाँ पे हॉट स्पॉट होगी अधिक तो पृथ्वी के
विषुवत रेखा वाले क्षेत्र में। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता किस क्षेत्रों में देखने को हमको मिलेंगे। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये हम इंडिया भारत का नीचे का नक्शा है। इस नक्शा में देखिए तो ये हो गया आपको पश्चिमी घाटी, पश्चिमी घाटी, और ये हो गया आपको पूर्वी घाटी, पूर्वी घाटी। तो अब देखिए भारत में सबसे अधिक जो बायोडायवर्सिटी पाई जाती है वो भारत में सबसे अधिक ये पश्चिमी घाटी के क्षेत्रों में बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। आपको क्वेश्चन दे देगा कि भारत में सबसे अधिक किस क्षेत्रों में बायोडायवर्सिटी पाए जाते हैं, तो अधिक में याद रखिएगा पश्चिमी घाटी, और इसके अपेक्षा कम, इससे कुछ कम ये पूर्वी घाटी में बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। पश्चिमी घाटी में अधिक, उससे कम पाई जाती है पूर्वी घाटी में। लेकिन ये पूर्वी घाटी से भी कम किस में पाए जाते हैं, तो ये जो हिमालय का तराई क्षेत्र है वहां पे बायोडायवर्सिटी कम देखने को मिलते हैं। क्यों यहाँ पे अधिक पाए जाते हैं? आप लोग जानते हैं कि ये इधर यहाँ से इधर ये सारा पानी से भरा हुआ है, तो ये इधर पानी है, पानी होने के कारण नमी अधिक होती है, और नमी अधिक होने के कारण कभी यहाँ पे वर्षा हो जाती है, और वर्षा वाले क्षेत्र में अधिक तापमान, मतलब तापमान भी अधिक होती है। यही कारण है कि ये पश्चिमी घाटी में सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी देखने को मिलते हैं, उससे कम पूर्वी घाटी में देखने को मिलते हैं, उससे कम हिमालय के तराई क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। और इसके अन्य, यहाँ पे देखिए अन्य लिख दिया है, इसके अलावा भी अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप जो है वहां पे भी हमको बायोडायवर्सिटी देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे अधिक का जब बात करेगा तो ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा इसको, पश्चिमी घाटी, सबसे अधिक पश्चिमी घाटी, उससे कम पूर्वी, उससे कम ये हिमालय के तराई क्षेत्र, उससे कम अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम नोट में लिख के रखे हैं। नोट में केरल में स्थित शांत घाटी, साइलेंट वैली होता है शांत घाटी का इंग्लिश, साइलेंट वैली जैव विविधता के प्रसिद्ध स्थल है। यानी आप ये क्वेश्चन कई बार सीजीएल में, कई बार बैंकिंग में और कई बार रेलवे में पूछा गया कि केरल में स्थित शांत घाटी किस नाम से जाना जाता है, तो उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको अपना लोग जानते हैं किससे, बायोडायवर्सिटी का केंद्र। केरल में जो शांत घाटी है वो बायोडायवर्सिटी का प्रसिद्ध स्थल में से एक स्थल है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं जैव विविधता दिवस। ये जैव विविधता दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। अब है जैव विविधता शब्द का पहला प्रयोग किस साइंटिस्ट ने किया था, तो जैव विविधता का पहला प्रयोग, जैव विविधता शब्द का पहला प्रयोग वाल्टर जीनोसेन द्वारा किया गया था। जैव विविधता शब्द का पहला प्रयोग वाल्टर जीनोसेन द्वारा किया गया था। अब देखिए यूएनओ, अब यूएनओ एक संस्था है, यूएनओ जैव विविधता दिवस, यूएनओ के अनुसार जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो यूएनओ के अनुसार देखिए 2011 से 2020, 2011 से 2020 तक का जो ये काल है, इस काल को जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया यूएनओ के द्वारा। तो देखते हैं जैव विविधता के संकट। अब देखिए ये जो बायोडायवर्सिटी है, कभी कभी इसमें कुछ प्राणी का अधिक हो जाता है या कमी हो जाती है, जिसके कारण कुछ देखते हैं ये जैव विविधता का कुछ संकट। तो ये जो जैव विविधता का कुछ संकट है इसको हम लोग देखते हैं। तो प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, जब प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं तो बायोडायवर्सिटी में कमी हमको देखने को मिलते हैं। प्राकृतिक आवास मतलब ये जो वातावरण था, वातावरण में जो कहीं जंगल था, जंगल ऑटोमेटिक वो नष्ट होने लगा, तो वही हुआ प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। तो इससे क्या होती है, तो बायोडायवर्सिटी घट जाती है। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग।
आप लोग जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है, और इस पर हम एक सेपरेट वीडियो ग्लोबल वार्मिंग पर बना देंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही बायोडायवर्सिटी में हमें कमी देखने को मिलते हैं। अगला है आपको विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, और है औद्योगिकरण, नगरीकरण। ये विदेशी प्रजातियों का आक्रमण कैसे होता है इसको जानिए। सपोज कीजिए कि इस क्षेत्र में कोई जीवधारी रहा करते थे, वहां पे कोई दूसरा प्रजाति आ गया और उस प्रजाति को मार मार के खा गया, तो वहां पे दूसरा प्रजाति का अटैक हो गया, विदेशी प्रजाति का क्या हो गया, अटैक हो गया। उस आक्रमण से उस क्षेत्र का बायोडायवर्सिटी कम हो गया, यानी कि एक ही प्रकार के जीव हो गया तो इससे बायोडायवर्सिटी घट गई। तो भिन्न भिन्न प्रकार का जीव होगा तब ना उसको कहेंगे बायोडायवर्सिटी अधिक है। जब एक ही प्रकार का जीव है तो बायोडायवर्सिटी कम है। तो ये औद्योगिकरण, नगरीकरण। औद्योगिकरण, अभी हम बहुत कल कारखानों का देखते हैं, बहुत पैमाने पर अभी कल कारखाने लगाते हैं। इससे क्या होते हैं तो बायोडायवर्सिटी में कमी देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उद्योग धंधों से विषैले धुआं निकलते हैं। वो धुआं बायोडायवर्सिटी मतलब जीवधारी को बहुत ही नष्ट करने में सहायक हो जाते हैं। अब देखते हैं जैव विविधता का प्रोत्साहन। आखिर ये जैव विविधता को प्रोत्साहन जब कोई नष्ट करता है तो कोई तो ऐसा होगा जो जैव विविधता को मतलब सहायता भी करता होगा। तो वो कौन है? तो जैव विविधता का जो प्रोत्साहन देता है वो है शाकाहारी जीव। जितने भी शाकाहारी जीव है वो जैव विविधता को प्रोत्साहन देते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये भी कई बार पूछा गया कि जैव विविधता को प्रोत्साहन कौन देते हैं। तो जैव विविधता को प्रोत्साहन आपको शाकाहारी जीव देते हैं। उनके बाद है जैव विविधता का संरक्षण। अब ये बायोडायवर्सिटी जैव विविधता का हम कैसे संरक्षित करके रखेंगे इसको जानिए। तो जैव विविधता को हम कैसे संरक्षित करेंगे ये बात जानिए। जैव विविधता को संरक्षित करने का दो उपाय दिया गया, दो विधि है। वो दो विधि कौन है? पहला है इन सीटू और दूसरा है एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब होता है स्वस्थान। इन सीटू का मतलब होता है स्वस्थान मतलब देखिए कोई जीवधारी था, सपोज कीजिए यहाँ पे कोई जीवधारी निवास कर रहा था और ये जीवधारी इस क्षेत्र से धीरे धीरे ये जीवधारी विलुप्त होने लगे। जब ये इस क्षेत्र से ये जीवधारी विलुप्त होने लगे, ये जीवधारी था विलुप्त जब होने लगे तो इसको क्या कर दिया हम? चारों साइड से घेराबंदी कर दिए, नाकाबंदी कर दिए। जब ये नाकाबंदी कर दिए तो वहां के जीव उसी क्षेत्र में रह गया। इसे हम कहते हैं स्वस्थान संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन। किसे कहते हैं? जब कोई जीवधारी कहीं से पलायन करने लगते हैं तो उस क्षेत्र को चारों साइड से घेराबंदी कर देते हैं। इसे कहते हैं स्वस्थान संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन। दूसरा है एक्स सीटू। क्या है? एक्स सीटू, इसका होता है वाह्य स्थान संरक्षण। वाह्य स्थान, ये वाह्य स्थान क्या होता है? तो वाह्य स्थान मान के चलिए कि इस क्षेत्र से जीवधारी विलुप्त होने लगा था, तो इस क्षेत्र में अब कुछ ऐसा घटना घटित हो गया जिसके कारण यहाँ पे जीवधारी रहना पसंद नहीं कर रहा। तो इसको यहाँ से हम दूसरे जगह ले जाके यहाँ पे चिड़ियाघर में संरक्षित कर दिए, चिड़ियाघर जू में संरक्षित कर दिए। इस प्रकार का जो संरक्षण है वो है एक्स सीटू संरक्षण, एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन मतलब वाह्य स्थान संरक्षण। इसमें भी जीवधारी को बचाए, स्वस्थान में भी और वाह्य स्थान में भी। लेकिन स्वस्थान में उसी के प्राकृतिक आवास में, वाह्य स्थान में दूसरे जगह ले जाके उसको संरक्षित कर दिए। अब है कि IUCN, ये काफी इंपॉर्टेंट है। IUCN का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एक संस्था है। इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। ये एक संस्था है। इस संस्था के द्वारा क्या होता है तो कोई भी जीवधारी विलुप्त हो रही है इस पृथ्वी पर से या विलुप्त होने के कगार पे है यानी खतरा के निशान पे है, तो उस जीवधारी को चिन्हित करके एक बुक प्रकाशित करवाता है। उस बुक का नाम है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक, ये बुक क्या है तो इसको हिंदी में कहा जाता है लाल आंकड़े की किताब। लाल आंकड़े की
किताब रेड डाटा बुक। ये रेड डाटा बुक क्या है? तो इसमें संकटग्रस्त प्राणियों को और विलुप्त हो गए और संकटग्रस्त प्राणियों को इस बुक में संरक्षित करके रखा जाता है। लेकिन इस बुक का कलर लाल होता है, इसीलिए इसे रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है। कई बार पूछा है कि रेड डाटा बुक को प्रकाशित कौन करवाते हैं? तो IUCN, याद रखिएगा, IUCN करवाते हैं इसको प्रकाशित। क्यों? क्योंकि ये एक संस्था है। ये संस्था कहीं से जब बायोडाइवर्सिटी घटने लगते हैं तो जिस देश से बायोडाइवर्सिटी घटने लगते हैं उस देश को कुछ मदद भी करते हैं ताकि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बना रहे। बायोडाइवर्सिटी होने से फायदा क्या है, लाभ क्या है? तो ये पृथ्वी काफ़ी मनमोहक लगते हैं, सुंदर लगते हैं देखने में। बायोडाइवर्सिटी, सपोज कीजिए कि अभी मानवीय ठो होता, जीव जंतु नहीं होता, तो ये पृथ्वी कैसा लगता देखने में? पूरा बेकार लगता देखने में। कहने का मतलब हुआ कि भिन्न भिन्न प्रकार का जब जीवधारी निवास करते हैं तो उसको देखने में, हम लोग को देख करके उसको बहुत खुश होते हैं और देखने में भी अच्छा लगता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में बायोडाइवर्सिटी से संबंधित सभी जानकारी आप लोग को दे दिए हैं। अगर यदि आप चाहते हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट।